नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ने 30 दिनों में ही 600 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इस चैनल पे बीएससी और एमएससी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये क्लासेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप लोगों को इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए। चलो, हम लोग जो है वो CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो था केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डाला था आप लोगों का, वो था यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ सॉल्ट इफेक्ट। CSIR नेट आज के वीडियो लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक्स ऑफ सॉल्ट इफेक्ट। सॉल्ट के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये आयंस की रिएक्शन है। सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और सॉल्ट में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। मीन्स यहाँ पे जो हम इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो इन आयन का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। किस पे? रेट ऑफ रिएक्शंस पे। तो क्या है? द इफेक्ट ऑफ आयन है तो इनकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ किस पे? ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शन किस में होती है? सॉल्यूशन में। तो ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन इन ए सॉल्यूशन, इन ए solution is known as salt इफेक्ट। क्या कहलाएगा? ये सोल्ट इफेक्ट कहलाएगा। आयनिक रिएक्शंस के अंदर आयनिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है वो क्या कहलाता है? सोल्ट इफेक्ट। सोल्ट इफेक्ट जो है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट। सोल्ट इफेक्ट क्या है कि आयनिक स्ट्रेंथ का आयनिक रिएक्शंस के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको क्या कहा गया? सोल्ट इफेक्ट। सोल्ट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट जो है वो नॉन कैटालिटिक रिएक्शंस में होता है और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट जो है वो कैटालिटिक रिएक्शंस में है। प्राइमरी नॉन कैटालिटिक रिएक्शन और सेकेंडरी इफेक्ट जो है वो कैटालिटिक रिएक्शंस में शो होता है। सबसे पहले हम प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आता है। इससे रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो एमएससी के अंदर और इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आता है CSIR नेट और जैम और गेट के एग्जाम में। तो हम सबसे पहले प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट पढ़ेंगे।
प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट को एक्सप्लेन सबसे पहले ब्रोंस्टेड और बिजरिम ने किया था, इसलिए ये जो थ्योरी है ये ब्रोंस्टेड बिजरिम थ्योरी भी कहलाती है, क्योंकि इस इफेक्ट को सबसे पहले ब्रोंस्टेड बिजरिम ने दिया था। ब्रोंस्टेड और बिजरिम दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इस पे काम किया था, इसलिए इस थ्योरी को जो है वो ब्रोंस्टेड बिजरिम थ्योरी भी कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट या सॉल्ट इफेक्ट, एक ही बात है। टॉपिक डालो प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। effect of ionic strength, effect of ionic strength on the non-catalytic reaction, non-catalytic ionic reaction rate is known as primary kinetic salt effect। कौन सी रिएक्शंस के लिए है? नॉन कैटालिटिक आयनिक रिएक्शंस में आयनिक स्ट्रेंथ का जो इफेक्ट है वो किस में स्टडी करते हैं हम? प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट में। इस थ्योरी को किसने दिया था? ब्रोंस्टेड एंड बिजरिम थ्योरी ने। तो अब हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दिस थ्योरी was given by Bronsted and Bizzring. एंड बिजरिंग। अब हम ये थ्योरी स्टडी करते हैं, इनके हाइपोथेसिस पढ़ते हैं सबसे पहले। मैकेनिज्म देखेंगे हम पहले और उसके बाद इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। बाइमोलिकुलर रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस में है ये। तो सबसे पहले हम इनकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं क्या है। देखो, बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए दिया मींस इसमें दो आयंस प्रेजेंट हैं, एक ए और एक बी। आयन है तो इन पे चार्ज भी होगा, इस पे जेड ए चार्ज है, इस पे जेड बी चार्ज है। ये दोनों मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? आयनिक रिएक्शंस। ए और बी आपस में रिएक्शन किए, दो आयंस हैं ए और बी, दोनों ने रिएक्शन की और कोई प्रोडक्ट बनाया। इसकी मैकेनिज्म हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म क्या हुई कि ये आयंस पहले आपस में कोलोजन किया, कोलोजन के बाद कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म में बनाया। कॉम्प्लेक्स और इन आयंस के बीच की जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, यही कहती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कि ए जेड ए प्लस बी जेड बी क्या हुआ?
आपस में रिएक्शन की और सबसे पहले कोलोजन हुआ इनके बीच में और ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। एक्टिवेटेड को हम स्टार से दिखाते हैं और अब इस पे चार्ज क्या हो गया, ए का चार्ज था और बी का चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ए प्लस बी। ये डिकम्पोज हुआ और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये केसी है और ये के है, यही है। हमें ये पता है कि ये स्टेप फास्ट होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेप जो है वो फास्ट होती है और सेकंड स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप होगी तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी, ये वाली। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, ये वाली। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, K1 AB स्टार की कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन का यही रेट होगा, AB स्टार की कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या आई, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जो होते हैं उनकी क्या होगा, हम कंसंट्रेशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या अप्लाई करते हैं, या तो स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं या इक्विलिब्रियम मेथड से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब अगला काम क्या है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे हम, ये रहा, ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेथड। कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेथड। इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग केसी क्या होगा आपका, केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो क्या हो गया, अपॉन ये हुआ। अब देखो ये है इलेक्ट्रोलाइट। भाई आयनिक रिएक्शंस किसमें होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूटे हुए रहे। तो आयनिक रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, आयंस पार्टिसिपेट करेंगे। मींस कंप्लीट कंसंट्रेशंस आपकी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इसलिए वहां पे हम क्या काम में लेते हैं, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है, वो कंसंट्रेशंस जो रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, क्या कहलाती है, एक्टिव मास कहलाती है। तो इनको हम कंसंट्रेशंस की फॉर्म में, क्योंकि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की या इलेक्ट्रोलाइट्स की रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कभी भी कंसंट्रेशन काम में नहीं लेते हैं सॉल्यूशंस की, क्या काम में लेते हैं, एक्टिव मास। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये सिर्फ समझाने के लिए है, कंसंट्रेशन की जगह में क्या लिखूंगी, इनका एक्टिव मास। तो कैसे लिखूंगी, ये तो एज इट इज लिख लो। कैसे लिखूंगी, एक्टिव मास ए से दिखाया, ए बी अपॉन ए और बी। एक्टिव मास जो होता है वो क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होगा, ये है एक्टिव मास, और एक्टिव मास को निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको गामा से डिनोट करते हैं, इनटू में कंसंट्रेशन। तो इसका एक्टिव मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ए बी इंटू सी ए बी, और इसके एक्टिव मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ए सी ए इंटू गामा बी सी बी इंटू गामा बी सी बी। यही आया। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिख रही हूं, मीन्स अब मेरी केसेस जो आ गई, मैं
एक्टिवेटेड कोफिशिएंट को एक साथ लिखूंगी और कंसंट्रेशन पोर्शन को एक साथ लिखूंगी। गामा ए बी अपॉन गामा ए गामा बी इंटू में सी ए बी अपॉन सी ए सी बी। किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है हमें? इसकी। तो क्या करेंगे हम? इसको छोड़ देंगे, बाकी पोर्शन इधर भेज देंगे। केवल इसको यहां रखेंगे, बाकी पोर्शन को इधर भेजेंगे। तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन CAB की वैल्यू क्या आ गई यहां से? CAB की वैल्यू क्या आ गई यहां से? KC इंटू में गामा ए गामा बी CACB अपॉन गामा AB। यही आया, यही आया। CAB की वैल्यू मैं रेट की इक्वेशन में पुट करूं, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ CAB या कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ AB किस में पुट करूं मैं? रेट की इक्वेशन में पुट करूं। और रेट की इक्वेशन मेरे पास फिर क्या बन जाएगी? देखो, रेट की इक्वेशन क्या आएगी? K1 एज इट इज, K1 एज इट इज, और ये वैल्यू यहां पुट कर दो। इसमें क्या आएगा? N2 में KC गामा ए गामा बी गामा ए बी इंटू CACB। यही आई। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो एक नए कांस्टेंट से इसको डिनोट कर दें, K नोट से। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू भी क्या होगी? कोई नया कांस्टेंट जिसको हम K नोट दिखा रहे हैं। तो रेट जो हमारे पास आया वो आया K नोट गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी इंटू CACB। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 3। इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया 3। अब देखो, ये तो था हमारे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रेट। सिंपल थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम रेट निकालते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? AZA प्लस BZB से ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसको मैं K कहूं। यही है भाई। यहां तक तो हमने क्या किया? थ्योरी काम में ली। कौन सी? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी काम में ली, और उस थ्योरी को काम में लेते हुए रेट निकाला है। ठीक है। अब मैं ये कहूं कि सिंपल जो उसने सिंपल दिया हुआ है कि आयनिक रिएक्शंस का रेट सिंपल कैसे फॉर्म में निकाला जाता है, तो रेट आपका यहां से क्या बनेगा? रेट K इंटू में CA इंटू CB, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही बनेगी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो, ये 3 है, ये 4 है। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4। 3 और 4 का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब 3 और 4 का हम कंपेयर करेंगे तो देखो, एक साइड सब में रेट लिखा हुआ है, कैंसिल आउट, मीन्स आपका K इंटू CACB किसके इक्वल आएगा? K नोट गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी इंटू में CACB। देखो CACB इस साइड भी है और ये इस साइड भी है, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई? K नोट गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी। इस K नोट को इसके नीचे ले जाओ, इस K नोट को इसके नीचे ले जाओ, ये यहां से हटा देते हो और लॉग ले लो। आपके पास इक्वेशन बनेगी K अपॉन K नॉट, किसके इक्वल बनेगी?
गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी। ये इक्वेशन आ गई। भी के नोट को इसके नीचे ले गए। अब मैं पूरी इक्वेशंस को क्या ले लेती हूँ, इस पूरी इक्वेशंस का लॉग। जैसे लॉग लूंगी क्या बनेगा, लॉग के अपॉन के नोट किसके इक्वल होगा, लॉग गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए बी। इस इक्वेशंस को लॉग की प्रॉपर्टी से खोल लो, इस इक्वेशंस को लॉग की प्रॉपर्टी से खोल लो। क्या होगा, यहां तो एज इट इज रखो, लॉग के अपॉन के नोट किसके इक्वल आया, लॉग, मैं इसको खोल रही हूं, गामा ए प्लस लॉग गामा बी माइनस लॉग गामा ए बी। अब हम एक नया कंसेप्ट काम में लेते हैं, डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। और उस डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ से हम लोग गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उससे हम लोग गामा ए भी निकाल लेंगे, लोग गामा बी भी निकाल लेंगे और लोग गामा ए बी भी निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी बाय हक्कल लिमिटिंग थ्योरी, गामा ए की वैल्यू होती है लोग अकॉर्डिंग टू डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग लॉग गामा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम माइनस ए जेड अंडर रूट आई। आई क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ, जेड क्या है, चार्ज, और ए क्या है, कांस्टेंट, जेड स्क्वायर। ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और फिक्स होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। चलो आगे, अब देखो आप, तो जहां ए है वहां पे ए लिख दो, लॉग गामा बी क्या आएगा, माइनस ए जेड बी का होल स्क्वायर अंडर रूट आई। अब गामा ए बी में क्या है, जेड ए बी है और जेड बी भी है। गामा ए बी में क्या है, जेड ए बी है और जेड बी भी है। याद करो, ए और बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस पे हमने चार्ज लगाया था जेड ए प्लस जेड बी, यही लगाया था। तो मीन्स अब मैं लोग गामा ए बी इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, माइनस ए जेड ए प्लस जेड बी इसका होल स्क्वायर अंडर रूट आई, ये लिखूंगी। ये कहां से मिला है मुझे, डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ से, डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ से। ये जो जो वैल्यूज निकाली है ये है, ये इसमें पुट कर दो और क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखो अब, लॉग के अपॉन के नॉट इक्वल टू लॉग गामा ए, उसकी जगह मैं क्या रखूंगी, माइनस ए जेड ए की स्क्वायर अंडर रूट आई, माइनस ए जेड ए की स्क्वायर अंडर रूट आई। फिर क्या है, गामा बी, प्लस साइन है तो माइनस का ही आ जाएगा, माइनस बी जेड बी की स्क्वायर अंडर रूट आई। फिर क्या है, माइनस साइन, अब यहां भी माइनस है और गामा ए बी की लोग गामा ए बी की जो वैल्यू है वो भी कैसी है, नेगेटिव। तो ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस ए जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर अंडर रूट आई। इन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है सब, ये बी नहीं भाई, ए, सब में ए कॉमन आ रहा है, यहां तो मैंने ए लिखा था वहां बी, सब में ए कॉमन आ रहा है।
तो हम क्या क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट आई। अंदर क्या क्या बचा, माइनस जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर प्लस जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, अंडर रूट आई है। यही है। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेती हूँ। सोल्व करो, माइनस जेड ए की स्क्वायर माइनस जेड बी की स्क्वायर प्लस, इसको खोलो, जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर प्लस 2 ZA ZB अंडर रूट आई। क्या होगा, जेड ए स्क्वायर प्लस माइनस का है और यहाँ पे प्लस का, कैंसिल आउट। जेड बी स्क्वायर यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, कैंसिल आउट। तो जो आपके पास इक्वेशन आई है उसमें क्या क्या बचा, जो आपके पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशंस में क्या क्या बच गया, log k अपॉन k नॉट किसके इक्वल आया, a, अंदर क्या बचा, केवल 2ZA ZB, बाकी सब तो कैंसिल हो गए, अंडर रूट आई, खोलो, log k अपॉन k नॉट किसके इक्वल बचा, 2A ZA ZB अंडर रूट आई। ये इक्वेशन आ गई किसकी, प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट की। किसकी आ गई, प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। इस इफेक्ट को किसने दिया था, ब्रोनस्टेंट विजरिम ने दिया था। इसलिए ये जो थ्योरी है ये क्या कहला, ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, ब्रोनस्टेंट विजरिम इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये, ब्रोनस्टेंट विजरिम इक्वेशंस। कई बार ब्रोनस्टेंट विजरिम इक्वेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। जेड ए क्या है, ए पे चार्ज, जेड बी क्या है, बी पे चार्ज, और ये जो चार्ज हैं ये अपने साइन के साथ में आते हैं, ये चार्ज हैं ये अपने साइन के साथ में आते हैं। अब देखो इनके साइन जो है वो हमारे पास, इस ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो होती है 298 केल्विन टेम्परेचर पे 0.509। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू होती है 0.509 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो log k अपॉन k नोट इसकी वैल्यू बन जाती है 1.18 ZA ZB अंडर रूट आई। अब ये जो है रेट वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ZA और ZB के प्रोडक्ट पे और अंडर रूट आई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ZA ZB के साइन कैसे कैसे हो सकते हैं, कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। देखो पॉजिटिव केस में कब कब होगा, जब दोनों का साइन सिमिलर हो, मीन्स दोनों या तो पॉजिटिव आयंस के बीच में रिएक्शन हो रही हो या नेगेटिव आयंस के बीच में रिएक्शन हो रही हो, तब ZA और ZB कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव कब कब होंगे, जब दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में रिएक्शन हो रही हो, मीन्स एक प्लस का रिएक्शन कर रहा हो और एक माइनस का रिएक्शन कर रहा हो, तब जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जीरो कब होगा, जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी चार्ज पार्टिकल के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी चार्ज पार्टिकल्स पे, मान लो जेड ए वाला जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हुआ तो उस पे चार्ज कितना हुआ, जेड ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जैसे ही जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मीन्स वहां पे प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट शो ही नहीं होता है।
तो कहाँ पे शो नहीं होता? जहां पे एक भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या तो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मींस आयनिक रिएक्शन ही नहीं है वो, वहां तो हम काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट ही नहीं देख रहे। लेकिन कहाँ देख रहे हैं? आयनिक रिएक्शंस में। आयनिक रिएक्शंस में आपके दो बाइमोलिकुलर रिएक्शन है ये, तो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस में एक मॉलिक्यूल जो है वो यदि न्यूट्रल हुआ तो वहां पे हम काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट स्टडी नहीं कर पाते। कौन सा? प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट स्टडी नहीं कर पाते। तो जब ZA, इसकी तीन कंडीशंस बन जाएंगी, ZA ZB दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ZA ZB दोनों का नेगेटिव हो, और ZA ZB दोनों का जीरो हो। जीरो के केस में क्या होगा? काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट स्टडी नहीं कर पाते हम, प्राइमरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। नेगेटिव हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ, आई की स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। आई क्या है आपका? आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। मींस ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू आई है log K/K0 वो बन गई है -1/18 ZA/ZB √I। तो ये कहें कि ये कैसा रिलेशनशिप निकल के आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस आई को इंक्रीज करोगे तो नेगेटिव इंक्रीज होगा, मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। यहां पे जब पॉजिटिव है तो क्या होगा? जैसे जैसे √I मींस आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई इंक्रीज है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आई इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, और यहाँ पे कोई भी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट शो नहीं होता है। इससे रिलेटेड कल की अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट स्टडी कराऊंगे आप लोगों को। थैंक यू।